नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमारी जो प्रीवियस ईयर की श्रृंखला चल रही है उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे जो 18/9/2016 को पेपर पूछा गया था सीटेट का ईवीएस के सेक्शन को देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आप अच्छी से देख सकें। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को बहुत आसानी से देख सकते हैं, तो कौन से हो जाएंगे। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर में 10 बार प्रश्न पूछा गया है भाई। तो कौन सा हो जाएगा बताइए फटाफट। तो आप सभी लोग जानते हैं कौन कौन से। चील, देखिए चील कहाँ दिया भाई, गरुण, गिद्ध, कहाँ दिया है ये सब, डी में दिए। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रीवियस ईयर को आपको क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से देखते हुए चलना है, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न कहाँ से फंसने वाले हैं, प्रीवियस ईयर से प्रश्न फंसने वाले हैं। आप लोग गलती नहीं करेंगे। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। क्या है, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। हल्का सा खोदा जाता है, इसको दोबारा से देखिए आप। भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। इससे एक बहुत बार पूछा जाता है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, खेती को जोता जाता है, जोत करके फसल बोई जाती है, तो वो सब गलत हो जाएंगे। आपको इसका जो प्रश्न है ना, प्रश्न में से ही 2 से 3 आंसर आपके, 2 से 3 नंबर के आंसर आपके बन जाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे, खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, एक ये पॉइंट है। उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। बांस या अन्य खरपतवार जो भी उगाए उन्हें क्या कहा जाता है, उखाड़ा नहीं जाता है। यह भूमि क्या करती है, उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब क्या किया जाता है, हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता है, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, झूम खेती का है, आप सभी लोग जानते हैं। बी आंसर सही हो जाएगा। झूम कृषि कहाँ होती है, पूर्वी भारत में। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये खेती कहाँ होती है, तो ये पूर्वी भारत में होती है। कहाँ होती है, पूर्वी भारत में अत्यधिक प्रचलित है। ऐसी कृषि को और क्या कहते हैं, इसको और किस नाम से जानते हैं, प्रीवियस प्रश्न में पूछा गया था। स्थानांतरित कृषि क्या कहा जाता है इसको, स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है भैया इसको। इस प्रकार की कृषि में जंगलों एवं झाड़ियों को साफ कर मैदान बनाया जाता है, उसके बाद क्या की जाती है, खेती की जाती है इस पर। और उस जगह की उर्वरा शक्ति के समाप्त होने पर क्या करते हैं, पुनः दूसरी जगह जंगलों को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाते हैं। इस कृषि को क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धुआंधार तरीके से हम प्रश्नों को उड़ाते हुए चलेंगे भाई। चलिए देखते हैं, इस प्रश्न को देखेंगे। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार में सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं, इसको बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब कोई सपेरा बीन बजाता है तो क्या होता है, जो उस बीन होती है उसके द्वारा क्या होता है, कंपन होते हैं। उन कंपनों से सांप क्या करता है, अनुक्रिया करके अपने सिर को हिलाता है। इसे सामान्यतः लोग सांप का नृत्य समझते हैं। तो क्या होता है, कंपन होता है भैया। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर नहीं, गति को देख करके नहीं, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। बिल्कुल बी आंसर सही हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं आपके एग्जाम में। एग्जाम हॉल में जब आप देखेंगे तो हूबहू यही प्रश्न आप पाएंगे पेपर में। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन कैसा है, तो चलिए देख लेते हैं। सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, आप सभी लोग जानते हैं ऐसा नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे। सत्य नहीं है, क्योंकि इस कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। क्या बकवास है, काट दीजिए भैया इसको, ये गलत हो जाएगा।
सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही बात है, तथा परिवार को केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ आप ये गलती मत कर देना, केवल को निगेटिव वर्ड समझ लेना। ये केवल यहाँ निगेटिव वर्ड नहीं है, यहाँ पे क्या कर रहा है, पॉजिटिव का काम कर रहा है। 90% लोग इसमें गलती कर देंगे, लेकिन आप इसमें गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख करके जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद अनुज के साथ में, तो आप यहाँ गलती नहीं करेंगे। सी आंसर आपका सही हो जाएगा, केवल यहाँ पे निगेटिव का नहीं पॉजिटिव का काम करेगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, कौन सा वर्ड कहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव है, आप उस प्रश्न के आधार पे उसको बताएंगे। निगेटिव और पॉजिटिव जो टैग वर्ड है वो सिर्फ उस समय के लिए होते हैं जब आपको प्रश्न में कुछ भी समझ में ना आए, समय बहुत कम बचा हो, कि आपको पढ़ने का समय नहीं बचा है, तो फटाफट टैग वर्ड देखे और कर दिए। मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति, यहाँ पे डे से यहाँ पे भरना होती है, और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो कैसी होती है, अम्लीय होती है, आप सभी को पता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, अम्लीय होती है। अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। डी में दिया, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया, चलिए देखते हैं कैसे किया है। दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां। कुछ ने क्या किया है, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने क्या किया है, समूह ए को सही माना, समूह बी को गलत माना है। जिसने दवाओं के गुणों वाली पत्तियों और दवाओं के गुण रहित पत्तियों को अलग अलग करके रखा है, उसको अध्यापक ने सही माना, जबकि छोटी पत्तियों और बड़ी पत्तियों वालों को क्या किया है, गलत माना है। तो इसमें आप क्या देखेंगे, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? भैया देखिए कौन सा भाई प्रतिबिंबित करेगा, ऑप्शन देख लेते हैं। वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्त्रीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। बिल्कुल सही हो जाएगा ये, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य क्या है भैया, बच्चों द्वारा जो पत्तियों का वर्गीकरण किया गया है, नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि को दवाओं के गुण वाली पत्तियां और दवाइयों के गुण रहित वाली पत्तियों में, ये बहुत ही अच्छा काम है। सही आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? बताइए भाई फटाफट, किनका ध्यान रखेंगे आप? चलिए देख लेते हैं। बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, बिल्कुल बच्चों की रुचियों का ध्यान रखना पड़ेगा, ए आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। बच्चे लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ये भी सही बात है। आप उनमें क्या करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, दोनों के लिए समान रुचिकर होना चाहिए। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, नहीं ये निगेटिव हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, मूल्यवान सामग्री नहीं लगेगी। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, बिल्कुल सही बात है। सही आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी। देखिए कहाँ दिया है, बी ऑप्शन में दिया, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छेड़कर। वह कथन कौन सा है? तो चलिए देख लेते हैं, वह कथन कौन सा है भाई। अब आपको क्या ध्यान रखना है, प्रश्न में क्या कहा गया है, सामूहिक रूप से क्रियाकलाप में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करना है, सामूहिक रूप से। अब देखते हैं। प्रणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है, तो बिल्कुल मिल सकती है। इसने कहा है कि एक कथन आपका गलत होगा, केवल एक कथन को छोड़कर शेष सभी महत्वपूर्ण हैं। तो एक कथन आपको अर्थात निगेटिव आपको चाहिए, जो इसका विरोध करता हो, गलत हो। देखिए अब, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, यह भी सही हो जाएगा। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। सामूहिक क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। इसका सामूहिक क्रियाकलाप से क्या लेना देना है, ये गलत हो जाएगा, डी आंसर आपका गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चे की या बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आपको कौन सा बताना है जो सर्वाधिक उपयुक्त होगा। चलिए देख लेते हैं।
निर्धारण मापनियां नहीं, कागज पेंसिल परीक्षण नहीं, मौखिक प्रश्न नहीं, दत्त कार्य। सामूहिक कार्य से क्या होगा भैया? पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए दत्त कार्य सबसे उपयुक्त होता है। आप कहोगे ये कैसे होता है? क्योंकि दत्त कार्य में बच्चे क्या होते हैं? स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं, जिस पर किसी शिक्षक या किसी अन्य बाह्य कारकों का क्या होता है? दबाव नहीं होता है। इस प्रकार के अध्ययन में शिक्षार्थी अपने भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं आदि को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखेंगे। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? चलिए देख लेते हैं। घास पौधा नहीं है, ये गलत हो जाएगा भाई। घास पौधा कैसे नहीं है? कुछ सब्जियां फल होती हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ सब्जियां फल होती हैं। अब आप देखेंगे कैसे। कुछ फलों को खाना पकाने और भोजन तैयार करने में प्रयुक्त किया जाता है। इन वनस्पति फलों में जैसे आप देखेंगे कद्दू है, खीरा है, टमाटर, मटर, सेम आदि। फल क्या है? फल एक परिपक्व अंडाशय है। अंडाशय के अंदर एक या अधिक बीजांड होते हैं। तो आप देखेंगे कुछ सब्जियां फल होती हैं, कद्दू आप देखेंगे, खीरा देखेंगे। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उपर्युक्त प्रश्न से पूछे जाने वाले निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? आपसे निगेटिव पूछ लिया, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, ये गलती मत करिए। 90% बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, निगेटिव को भूल जाते हैं, तो आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। प्रयोग, चर्चा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति। तो इसमें क्या है? तो प्रयोग की संभावना कहां से आएगी? क्योंकि अब वो पौधे उपलब्ध ही नहीं है। आप प्रयोग कैसे करेंगे? जब विद्यार्थी किसी वयोवृद्ध व्यक्ति से ऐसे पौधे के बारे में पूछेंगे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर विद्यार्थी के चर्चा करेगा, वो प्रश्न भी पूछेगा, अभिव्यक्ति भी होगी, लेकिन प्रयोग नहीं कर सकता है। अब इसका मुख्य रीजन यही है कि जिन पौधों को वो पूछ रहा है वो अब दिखाई ही नहीं दे रहे, तो अब वो प्रयोग कैसे करेगा? सही आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो शिक्षक का क्या शैक्षिक अभिप्राय नहीं है? निगेटिव को आप क्या करेंगे? तुरंत हाईलाइट कर लेंगे। यहाँ गलती नहीं करना। जो 90% लोग गलती करेंगे, आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। चलिए देख लेते हैं। बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, बिल्कुल सही बात है। और हमें कैसा चाहिए? निगेटिव चाहिए। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, ये भी सही है। कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, इससे आप निर्णय कैसे कर लेंगे? ये गलत हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए? यही चाहिए था। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई? मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया? मेरी शक्तियां क्या थीं? मुझे सचमुच कठिन क्या लगा? ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों से कौन सा उत्तर इसमें से सही होगा? देख लेते हैं। शिक्षकों का स्व आकलन, शिक्षकों के लिए यहाँ कहाँ कहा गया है भैया? ये गलत हो जाएगा। बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन नहीं, इसमें सिर्फ किसका आकलन हो रहा है? बच्चों का स्व आकलन हो रहा है। शिक्षक द्वारा समग्र आकलन नहीं, बच्चों का स्व आकलन हो रहा है। क्यों? कि उसने क्या करा है? मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियां क्या थी, सचमुच मुझे कठिन क्या लगा, ये बच्चा अपना स्व आकलन कर रहा है। सही आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए? चलिए देख लेते हैं कैसी होनी चाहिए। रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। देखिए एकदम गलत हो जाएगा। ऐसी भाषा का आप प्रयोग कैसे कर सकते हैं जो बच्चों के लिए रूखी और कैसी हो, कठिन हो? ये गलत हो जाएगा। परिभाषाओं, ये निगेटिव वर्ड भी है। परिभाषाओं पर बल देते ही औपचारिक बनाई जानी चाहिए, नहीं, परिभाषाएं नहीं करनी आपको। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, नहीं, ये तकनीकी भाषाएं आप अभी से बच्चों को मत सिखाइए भाई। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा भैया। मातृभाषा में पढ़ाने के लिए कहा गया, मातृभाषा में पढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे।
एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घर में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? चलिए देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। सृजनात्मकता का विकास करना, बिल्कुल सही हो जाएगा। अवलोकन का विकास करना, यह भी सही हो जाएगा। वर्गीकरण कौशल का विकास करना, ये भी सही हो जाएगा। डाटा संग्रह का विकास करना, उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं? डाटा संग्रह का विकास नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा डी वाला। तो देखिए ए बी सी कहाँ दिया है? ए बी सी डी में दिया, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। 15 प्रश्न हो चुके हैं और आपको इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न समझ में आए हैं और आपका स्कोर क्या रहा है आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है ने पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह कौन सा है? अब आपको क्या बताना है? एक कारण को छोड़ करके आपको समझ जाना चाहिए कि एक कारण कैसा है जो इसमें से निगेटिव का काम कर रहा है और आपको क्या करना है? उस निगेटिव को ढूंढ करके बाहर निकालना है, यही आपका काम है। इस बात को उभारना है कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। लॉरेंस बिश्नोई का आपने नाम सुना ही होगा। किस प्रकार से काले हिरन की वजह से उसका क्या लगाव है उन लोगों को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। इससे अच्छा उदाहरण इस समय उपलब्ध नहीं है, तो आप समझ जाएंगे, ये सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, ये भी सही हो जाएगा। इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते, इसका इस ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं और हमें यही चाहिए था। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? चलिए देख लेते हैं सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है भाई। चलिए इसको देख लेते हैं फटाफट। समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, बिल्कुल सही बात है। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, देखिए कितने शानदार ऑप्शन है, सभी के सभी सही होते जा रहे हैं। आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना, बिल्कुल सही बात हो जाएगी। 4 के चारों सही हो जाएंगे। देखिए किसमें दिए? सी में दिए हैं, सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न 18 से 20 जो दिए गए हैं, एक नीचे पोएम दी गई है, अवतरण दिया गया है, उसके आधार पर आपको ऑप्शन देने हैं। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा किए गए उत्तर इस प्रकार से हैं। उसने क्या किया? एक कटोरे में पानी गर्म किया, वाष्पीकरण हो जाने से क्या हुआ? पानी जो था वो गायब हो गया। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? पहला बच्चा कह रहा है पानी गुम हो गया, दूसरा कह रहा है कटोरे ने पानी सोख लिया है, तीसरा कह रहा है आग ने पानी पी लिया है, चौथा कह रहा है भगवान ने पानी पी लिया है। अब आपको 18 और 19 नंबर के जो प्रश्न हैं उनके आंसर देने हैं। 18, 19, 20। देखिए भाई, चलिए देखते हैं। चलिए भाई देखते हैं अब प्रश्न क्या कहते हैं। अब प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। तो पहला ऑप्शन है बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं। नहीं भैया, बच्चों ने अवलोकन तो किया है, उसी आधार पे तो उन्होंने क्या किया है? प्रश्न आंसर अपने किए हैं, आंसर उन्होंने अपना बताया हुआ है, तो अवलोकन किया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार है, बिल्कुल विकल्पी विचार है। बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है। तर्क संगत है भाई, जब तक उनको पूरी जानकारी नहीं है तो उनके ऑप्शन क्या है? तर्क संगत है, आपको उनको समझाना पड़ेगा। बच्चों की सोच गलत है, सोच गलत नहीं है, सही आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? चलिए देख लेते हैं। उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए यह एक चर्चा प्रारंभ करें, नहीं ये नहीं होगा। बच्चों को बता दें कि वे गलत है, नहीं, आपको उनको समझाना पड़ेगा, चाहे चार्ट के माध्यम से समझाएं या डायरेक्ट, आप जैसे भी समझाएं। एक चार्ट के माध्यम से समझा सकते हैं क्योंकि आपने डायरेक्ट तो उनको दिखा दिया है। अब देखते हैं, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, बिल्कुल सही बात है। जल चक्र का आपको क्या करना पड़ेगा? एक मानक चार्ट प्रदर्शित करना पड़ेगा और बच्चों को पूरा समझाना पड़ेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? चलिए देख लेते हैं।
जल चक्र का आरेख बनाए और उसे नामित कीजिए। नहीं। जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। नहीं नहीं, आपका कैसे बताना है, नमूना हो जा भाई, नमूना बताना है आपको। क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं? बिल्कुल सही बात है, बच्चों से ऐसा ही पूछना पड़ेगा आपको। आप जब बच्चों से पूछेंगे क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं, इससे बच्चे क्या करेंगे, पूर्व में शिक्षक द्वारा बनाए गए जल चक्र चार्ट जो है इसे विविध प्रकार के उत्तर देंगे, बहुत प्रकार के उत्तर देंगे। सही आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? बताइए भाई फटाफट। तो कौन कौन सा हो जाएगा इसमें? देखिए भाई, राजस्थान तो बहुत दूर निकल जाएगा ये, इसमें ये हिमाचल प्रदेश बहुत दूर निकल। सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए भाई फटाफट आप, हिमाचल प्रदेश तो पास में पड़ेगा, लेकिन ये उत्तराखंड कहाँ है? उत्तराखंड दूर निकल जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। सी आंसर सही हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश इसमें दूर निकल जाएगा। सही आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। आपको मिलान करके बताना है कि घर कहाँ के कैसे होते हैं। चलिए देख लेते हैं भाई। पहला दिया है मनाली, और ऑप्शन दिया है बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। ये कहाँ का है? ये तो असम का है। अब आपको पता है असम का है तो जोड़ दीजिए, थर्ड का फर्स्ट कर दीजिए भाई। और जब आप देखेंगे मनाली में कैसे घर होते हैं, तो पत्थर या लकड़ी से बने हुए कैसे होते हैं, ढालू छतों वाले घर। देखिए भाई कहाँ हो जाएगा? 2, 1 का 2 हो जाएगा। अब ऑप्शन में आप इतने से भी मिला सकते हैं। देखिए 1 का 2 किसमें दिया है? सी में दिया है, और किसमें दिया है? डी में दिया है। अब देखिए थर्ड का फर्स्ट किसमें दिया है? इन दोनों में से थर्ड का फर्स्ट दोनों में दिया है। अब आगे मिलाते हैं। चलिए भाई हम लोग, राजस्थान के घर कैसे होते हैं? मिट्टी के घर, जिनकी छतें कैसी होती? कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। देखिए भाई राजस्थान को बी का क्या हो जाएगा? बी का 4th हो जाएगा। सेकेंड का देखिए 4th किसमें दिया है? सेकेंड का 4th सिर्फ डी में दिया है। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। देखिए सेकेंड का 4th। लद्दाख के घर कैसे होते हैं? तो पत्थर के बने घर होते हैं, जिनके फर्श और छतें कैसी होती हैं? लकड़ी की बनी होती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? लद्दाख का डी का 5 हो जाएगा। डी का देखिए 5 है, सही आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। डी आंसर सही हो जाएगा। पशुओं की त्वचा पर आप देखते हैं विविध पैटर्न या डिजाइन बने होते हैं। तो ये किस लिए होते हैं? ये होते हैं उनकी त्वचा पर जो बाल होते हैं, बालों के कारण होते हैं। जैसे आप देखते होंगे बाघ है, जिराफ है, बकरी है। तो इनका क्यों होता है? क्योंकि उनकी त्वचा पर जो विविध पैटर्न है उनके बालों की वजह से होता है भैया। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, बिल्कुल ए आंसर ही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? बताइए भाई फटाफट। ये जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में आया था भैया। ये कब आया था? जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में आया था। इस अधिनियम ने क्या किया था? जनजाति व अन्य परंपरागत वासियों को वह अधिकार दिए जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923 के तहत छीन लिए गए थे। उन्हें क्या किया गया था? पुनः प्रदान किया गया था। ये कौन सा हो जाएगा भाई? जंगल अधिकार अधिनियम 2007। डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलाने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? आपको बताना है कि मच्छरों द्वारा कौन कौन से रोग फैलाए जाते हैं। तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये तीनों ही रोग किसके द्वारा फैलाए जाते हैं? मच्छरों के द्वारा। ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। घटपर्णी पौधा नेपथिन्स जिसको कहते हैं, उसके बारे में देखिए ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा सही हो जाएगा। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तरल की ध्वनियां निकालता है। उच्च तरल की ध्वनियां निकालता है भैया, तो ये गलत हो जाएगा। का मुंह छोटी कणियों से ढका होता है? नहीं, पत्ते से ढका होता है, आप सभी लोगों को पता है। भारत में नहीं पाया जाता है भैया। मेढकों, कीड़ों मकोड़ों, चूहों को चालाकी से फंसाकर खाता है, बिल्कुल डी सही हो जाएगा। घटपर्णी पौधों की पत्तियां पूर्ण रूप से या उनका कुछ भाग सुराही के आकार का होता है। कैसा होता है?
सुराही के आकार का होता है जिसकी लंबाई 1 इंच या 1 फुट तक देखी जाती है। कितनी? 1 इंच से 1 फुट तक। ये पौधे मेंढकों, छोटे कीड़े मकोड़ों और यहाँ तक कि चूहों को भी चालाकी से फंसाकर खा लेते हैं, जिससे क्या होता है, उन पौधों में नाइट्रोजन की क्या होती है, आपूर्ति हो जाती है। डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के उस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। आपको वो बताने हैं जिसमें लौह तत्व की प्रचुरता होती है। तो आप देखिए भैया, आंवला पालक गुड़ कहाँ है? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, बी में दिया गया है। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सही आंसर बी हो जाएगा। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहाँ के थे भैया? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और मैं इसको प्रीवियस ईयर में अपने ही चैनल पे करवा चुका हूँ, दक्षिणी अमेरिका से। सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये फाख्ता होता है। क्या होता है? ए आंसर सही हो जाएगा। फाख्ता क्या करता है भैया? कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बना लेता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेंगे और आज के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। किस पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचान करके आपको बताना है। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। और ये मैं एक लाइन और जोड़ देता हूँ, विश्व का सबसे आलसी प्राणी भी है। यह हफ्ते में मल त्याग करने के लिए महीने में सिर्फ एक बार ही आता है। 100 ग्राम के आसपास पत्तियां खाता है और क्या करता है, लगभग उसको पचाने में ही महीनों का समय लगा देता है। ये सिर्फ सोच के लिए ही नीचे उतरता है, उसके बाद फिर उसी पेड़ पर चढ़ जाता है और उल्टा लटका रहता है। ये स्लॉथ पक्षी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद अनुज के साथ।